साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम अपने चैनल साइंस टॉप में नाभिकीय भौतिकी, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारी एक नई सामान्य विज्ञान की श्रृंखला है जो कि यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी लगभग सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जब पढ़ने बैठें तो एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें और कुछ भी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं उसको आप अवश्य ही नोट कर लें, ताकि आपको जब कभी भी क्विक रिवीजन करना हो तो आपको सारी चीज़ें तेजी के साथ याद आती जाए। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ लोक सेवा आयोग कह सकते हैं, इनमें से जो भी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारे पढ़ाई में से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे और उनके मिलने की प्रायिकता अधिकतम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो परमाणु में सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब जो परमाणु होते हैं ये मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। ज़्यादा कण भी होते हैं जिसमें आपके मेसॉन, बोसॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हम मेनली 3 ही पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए, अब जो जैसे हम न्यूक्लियस, हम एक एटम की बात करते हैं, हमारे एक एटम के अंदर एक प्यारा सा छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक चक्कर लगाता रहता है। आइए इसको आगे समझते हैं फिगर से। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये मान लीजिए हमारा एक प्यारा सा एटम हो गया और एटम के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है, मतलब ये एक परमाणु है और परमाणु के अंदर हमारा ये क्या है, ये एक नाभिक है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव, मतलब जो प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, या वो कह सकते हैं कि वे क्या होंगे, धनावेशित होंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियस में एक और भी पार्टिकल मिलता है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक साहब ने की थी। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि शून्य आवेशित कण होते हैं। इसके अलावा भी मेसॉन, बोसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटीनो और भी पार्टिकल्स मिलते हैं, पर हमें 2 ही पार्टिकल्स को जानना है। एक आपका होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाहर हमारे 3 डायमेंशनल एरियाज होते हैं जिनको हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, टेंडेंसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। मतलब आपसे कोई पूछे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस या नाभिक के बाहर मिलता है। एक ऑर्बिटल टाइप का पथ होता है जिस पे वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ऋण आवेशित पार्टिकल होता है। देखिए हमने क्या याद किया, हमारा एक प्यारा सा एटम हो गया, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस हो गया और मैक्सिमम जो भार होता है किसी भी एटम का वो इस न्यूक्लियस में लाइज करता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें हमारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसके साथ साथ एक दो और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। हम यहाँ बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, पर आपको समझाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाहिए होंगे वो आपको मैं याद दिलाता रहूंगा। चलिए, एक हमारा टर्म होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8 और इसका एटॉमिक मास है आपका 16। तो जो परमाणु क्रमांक होता है
इसको हमेशा ही सिंबल के नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक मास या परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, इसको हमेशा ही हम सिंबल के या एटम के जो सिंबल है उसके ऊपर लिखेंगे। फिर से रिपीट करिए, परमाणु क्रमांक हमेशा हम नीचे लिखेंगे, और जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको हमेशा ही हम तत्व का जो सिंबल होता है उसके हम ऊपर लिखते हैं। और समझते आइए, अब किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है, एलिमेंट का एक नाभिक है, सपोज करिए इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो किसी भी एलिमेंट के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को उसके हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परमाणु क्रमांक, या हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है आपका 4। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हम ये कहेंगे इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो भी हमारा क्या होगा? 2 होगा, और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? वो 4 होगी। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। न्यूट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और मास नंबर होता है इसका 20। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो प्रोटॉन है वो कितने हमारे हैं? 10 है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी हमारा क्या है? 10 है। ठीक है, वो भी हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। अब हमसे पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो याद रखिएगा अगर कोई एलिमेंट उदासीन है, मतलब उसमें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। मतलब किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, इसका मास नंबर होता है 28। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 14 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14 होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, दोनों ही इक्वल होगा तभी तो हमारा न्यूक्लियस, हमारा एटम उदासीन होगा। तो यही एक रीजन है कि जो अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो तो उस कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही समान होती है। इसको हम और डीप में केमिस्ट्री में समझेंगे। आइए अपने चैप्टर पे और आगे चलते हैं। अब देखिए एक हमारा टर्म होता है रेडियो सक्रियता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। अब इसके लिए हमें न्यूक्लियस से समझना था, क्योंकि जो हमारा नाभिक था, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनमें आपस में इम्बैलेंस होने लगता है, ये कह सकते हैं हिंदी में झगड़ा होने लगता है, जिसके चलते ये स्थायी या स्टेबल होने के लिए अल्फा, बीटा और गामा रेस को या किरणों को इमिट करते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, वो हमारा है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। तो कोई आपसे बोले कि कोई एलिमेंट अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल को क्यों निकालता है, तो आप बोलेंगे सर because that element wants to be stable and for that condition it has the tendency to emit alpha, beta and gamma rays। क्योंकि सर जो हमारा एलिमेंट है वो स्थायी होना चाहता है, और स्थायी होने के लिए वो तभी हो पाएगा जब वो अल्फा, बीटा और गामा रेस को या पार्टिकल्स को इमिट करेगा। तो जो एलिमेंट इन पार्टिकल्स को इमिट करता है, निकालता है, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव तत्व। तथा जो निकालने की प्रक्रिया है, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज हेनरी बेकरल साहब ने, पियरे क्यूरी ने एवं मैडम क्यूरी ने की थी, जिसके लिए इन सभी को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आइए थोड़ा और मैं रेडियो और समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके घरों में कपूर होता है, मान लीजिए हमने 100 ग्राम कपूर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 100 ग्राम हमने कपूर ले लिया। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा कपूर उड़ जाता है और कुछ ही बचता है। आप देख तो नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या उसमें से निकल रहा है, पर कुछ ना कुछ एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तभी तो आखिर में इसकी मात्रा कम हो गई। सेम इसी प्रकार नेफ्थलीन बॉल में देख लीजिए कि नेफ्थलीन बॉल भी क्या होती है, उड़ने लगती है, उसमें पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं, तो फिर थोड़ी सी बचती है। पेट्रोल आप ले लेते हैं, अगर आप पेट्रोल ले लें, इसका अगर जार बंद कर दें तब तो नहीं उड़ेगा, पर अगर आप जार ओपन कर देते हैं तो आप देखेंगे इसकी मात्रा भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी तरह
जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा रेस को इमिट करते हैं, जिसके चलते इनकी मात्रा भी कम हो जाती है। और इस अल्फा, बीटा और गामा रेस को इमिट करने की प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो एलिमेंट इन्हें इमिट करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। आइए इसको आगे समझते हैं। अब जो तीन रेस की हमने बात की, एक आपका अल्फा, बीटा और गामा, ये जो तीन रेस हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम धीमे धीमे समझेंगे। आइए पहले बात करते हैं हम अल्फा किरणों की। जब भी किसी पार्टिकल से अल्फा किरणें निकलेंगी तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी होगी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी हो जाती है या होगी। जैसे सपोज करिए हमारा एक एलिमेंट है ए, इसका एटॉमिक नंबर है सपोज करिए 100, मतलब इसकी परमाणु संख्या 100 है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो सपोज करिए 200 है। ठीक है, और ये एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, और इमिट करने के बाद ये एक एलिमेंट बनाता है सी। क्या बनाता है? सी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी होगी। एक अल्फा निकला है तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, और सेम यहां पे द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी होती है तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? 196। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की तथा द्रव्यमान संख्या में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। चलिए, अब इनकी जो अल्फा पार्टिकल्स की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है, मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या रेज होती हैं। अब इनको जब भी हमें डिनोट करना होता है हम हीलियम की तरह डिनोट करते हैं। आपको पता होगा हीलियम जो है एक बहुत ही स्थायी तत्व है। हीलियम का जो सिंबल होता है वो 2He/4 होता है। आपसे कोई बोले अल्फा को कैसे डिनोट करते हैं, बहुत बार पूछा है ये, तो आप 2He/4 से अल्फा को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट की। आपने एक्सरे प्लेट देखी होगी, इस टाइप की फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट ले लें, इस पे अगर हम इन अल्फा रेस की बम्बारमेंट कराने का मतलब बम फेंकने से नहीं होता है। बम्बारमेंट कहने का मतलब कि हम इन पे लाइट को फेंकते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम लाइट को फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां लाइट पड़ रही है वहां कुछ एरिया डिस्कलर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो अल्फा रेज होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डालती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैग्नेट ले लिया, हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो अगर इन रेस को अगर हम किसी मैग्नेट के पास से गुजारते हैं तो आप देखेंगे कि ये रेस जो है डेविएट हो जाती है, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेस है ये चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है, मतलब प्रभाव डालती है। इसके साथ साथ ये विद्युत क्षेत्र में भी प्रभाव डालती है। आइए आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्टिकल है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को सिंबल होता है ऐसे बी से दिखाते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रॉन से भी दिखाते हैं। बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन के सिंबल से भी दिखाते हैं। याद रखिएगा, जब भी एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। सपोज करिए हमारा एक एलिमेंट P है, इसका एटॉमिक नंबर 100 है और इसका एटॉमिक मास सपोज करिए 120 है। ठीक है, अब इसने दो बीटा पार्टिकल निकाल दिए, तो जो नया एलिमेंट बना सपोज करिए Q है, तो इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो आपको पता है कि जब एक बीटा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में क्या होगा? 1 यूनिट की वृद्धि, 1 यूनिट इंक्रीज करेगा। क्योंकि 2 निकला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 102, और जो नया एलिमेंट बना है इसका एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? 120 ही रहेगा। तो हमने ये समझा कि जब भी बीटा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब मैंने आपसे पहले कहा कि जो बीटा किरणें होती हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो नेचर होता है क्या हुआ? नेगेटिव होता है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। यही एक रीजन है कि जो बीटा भी वो क्या है? ऋणावेशित होते हैं। इसके साथ साथ ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डालते हैं और इनका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके अंदर मास भी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी किरण है जिसको बोलते हैं हम गामा किरण। जो गामा किरण होती है ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि ऊर्जा किरणें होती हैं। इसलिए जब भी ये निकलती हैं तो परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान होगा ये, तो द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इनका जो आवेश होता है वो शून्य होता है। याद रखिए, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और जो आपका गामा है हमारे क्या हो जाएगा? ये शून्य आवेशित होती है। इनकी रचना फोटोन पार्टिकल्स के जो कि
लाइट पार्टिकल्स के समान होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा ये गया है कि अल्फा, बीटा और गामा में सबसे लास्ट में कौन निकलती है, तो याद रखिएगा सबसे लास्ट में आपकी गामा किरणें निकलती हैं। इसके साथ साथ ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट डालती हैं, मतलब उसको डिस्कलर कर देती हैं, परंतु चूंकि एनर्जी पार्टिकल्स हैं इसीलिए ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सबसे अधिक वेधन क्षमता, वेधन क्षमता का मतलब पेनिट्रेटिंग पावर। जैसे मान लीजिए हमने एक शीट ले ली, अब इस पर हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई, बीटा की भी कराई और आपकी गामा पार्टिकल्स की भी कराई, तो हुआ ये कि सबसे दूर तक कौन छेद सकता है, मैंने पेनिट्रेट कर सकता है, भेद सकता है, तो याद रखिएगा जो सबसे हल्का होगा, तो हमारी जो बीटा है जो सबसे हल्की है, तो इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होगी। ये क्रम याद रख लीजिएगा कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसी तरह जब आनयन क्षमता की बात करेगा तो ठीक उल्टा कर दीजिए, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी आनयन क्षमता सबसे अधिक होती है और गामा पार्टिकल्स के सबसे कम होती है। अभी हमने जो रेडियो सक्रियता या रेडियोएक्टिविटी पढ़ी थी, उसको मापने की जो यूनिट होती है वो हमारा होता है जीएम काउंटर। बिल्कुल रट्टा मार लेंगे आप कि रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होती है, मापने की जीएम काउंटर से हम इसको मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे सीआरटी विल्सन, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको बोलते हैं हम क्लाउड चैम्बर, और इस क्लाउड चैम्बर की हेल्प से हम जैसे मान ली कोई एरिया, मान ली कोई बिल्डिंग है, अब वहां पे अल्फा, बीटा या गामा रेस इमिट हो रही हैं, मतलब किसी एलिमेंट से, तो कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है और किधर प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए सीआरटी विल्सन ने अपना क्लाउड चैम्बर बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके और आगे फैक्ट्स की बात करते हैं, तो जो हमारे पियरे दंपति हैं, जो हमारे रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी पियरे क्यूरी, इन दोनों ने ही एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट बनाया या डिस्कवरी की थी जिसको बोलते हैं रेडियम, जो कि रात में चमकता है। ठीक है, जैसे आपने पुरानी घड़ियां देखी होंगी, उस आपने देखा होगा हरे हरे चमकती है, वो रेडियम है। और यही एक रीजन है जो खतरे के सिंबल होते हैं लाल वाले, तो वहां पे हल्का सा रेडियम मिलाया जाता है ताकि जैसे ही उस पर लाइट पड़े तो हमारा हल्की सी रोशनी में चमकने लगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो खतरे के सिंबल होते हैं उनमें भी चमकने के लिए रेडियम मिलाया जाता है। इसके साथ साथ जो रेडियम की डिस्कवरी है वो आपकी पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है या पोर्शन हमारा है कि जीवाश्म एवं मृत पौधे जो होते हैं इनकी जो आयु का निर्धारण, मतलब जो एज निकालनी होती है, मान लिया हमें कोई लाखों साल पुराना कोई पार्टिकल मिल गया या कोई जीवाश्म मिल गया, उसकी एज हमें निकालनी होती है, तो उस मेथड को बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग मेथड। याद रखिएगा कार्बन डेटिंग मेथड से हम जीवाश्म और पुराने जो भी जीवित या मृत पेड़ पौधे मिलते हैं उनकी आयु को हम निकालते हैं। और इसमें भी किस कार्बन का यूज होता है, तो C14, याद रखिएगा C14, C12 नहीं, कौन से कार्बन का यूज करेंगे हम, C14 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए बहुत लास्ट पॉइंट, लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी सभी प्राकृतिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, प्राकृतिक जो प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है, तो जो प्राकृतिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा, बीटा और गामा रेस को इमिट करने के बाद अंततः वो लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेड को हम सीसा बोलते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो, इसका सिंबल Pb होता है और एटॉमिक नंबर 82 हो जाता है। तो जो जिससे पूछता है कि यूरेनियम का अगर इमिशन हुआ या पोलोनियम ने अगर अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स को इमिट किया तो लास्ट में वो क्या बनेंगे, तो आप बोलेंगे वो सर वो लेड ही बनेंगे। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर पहला स्टार्ट हो गया। आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी आपके सुझाव हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।